हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिवीजन। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है, इसका जो चैप्टर नंबर 9 था, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, उसको हम लोग लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी से कवर कर चुके हैं और उसके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वीडियोस चैनल पर डाला हुआ है, जो लोग अभी तक नहीं किए जाके वहाँ से कर सकते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। और अब हम आगे चलते हुए यहाँ से इसके जो अगला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन है, अभी इस वाले चैप्टर को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसको कवर करते ही हमारा ये वाला जो यूनिट है, यूनिट कंप्लीट बन जाएगा। मतलब ऐसे नहीं बन जाएगा, जब हम इसे क्वेश्चन कर लेंगे तब कंप्लीट बना जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जिनको पता नहीं, जो चैनल पर नया है बता देता हूँ। हम इसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते हुए प्रॉपर लाइन टू लाइन पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं एक तरह से। ये हमारा एक रिवीजन प्रोसेस है। ठीक है, रिवीजन प्रोसेस। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और ये तीनों लगाने के बाद हम अपना एक चैप्टर डन मानते हैं। ठीक है, टाइम लगता नहीं है, जल्दी हो जाता है। और जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये चैप्टर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके वन शॉट वीडियो भी आने वाले हैं, वन शॉट्स भी आएंगे, जिसमें कि हम 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव वे में। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के मल्टीपल सीजन लगाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीजन के एक चैप्टर के, ठीक है, एक चैप्टर के बता रहा हूँ, एक चैप्टर के मल्टीपल सेशंस लगाने वाले हैं, जिसपे हम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन है सब करा देंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए हो, हमारे चैनल बायो रिवीजन के साथ, बायो रिवीजन, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए अपनी बायो को लेकर। बिल्कुल निश्चिंत रहिए अपनी बायो को लेकर। और नीट 2024 में आपका बायो का स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, अगर आप हमारे साथ रेगुलर है तो। देखिए, रेगुलरली से ही, कंटिन्यूटी से ही रिजल्ट आता है। रिजल्ट लाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कंटिन्यूटी ही है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू रहते हैं, हम जो चैप्टर, हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, हम जो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की कवर करवाते हैं रिविजन के लिए, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं तो आप अपना रिजल्ट फोड़ने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट बहुत ही हल्ला मचाने वाला है। तो हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस पे, तो इसके लाइन टू लाइन में चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plants and animals, मतलब कि genetically modified organisms, जो कि हमने पहले देखा था RDNTech में कि कैसे बनाए जाते हैं, है ना। The applications of biotechnology includes therapeutics। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, ये सब यूज़ करते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड्स, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चन पॉइंट क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर वो ये बात पूछता है कि द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, और वो 4-5 ऑप्शन यहाँ पे गिन के देता है। जैसे कि देखिए, अगर थेराप्यूटिक देगा तो हर कोई टिक कर देगा, है ना, तो थेराप्यूटिक तो देगा नहीं। डायग्नोस्टिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्नोस्टिक्स देगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो देगा नहीं, क्योंकि सबको पता है ये होगा फॉर एग्रीकल्चर। प्रोसेस्ड फूड दे सकता है, बायो रेमेडिएशन देता है, और वेस्ट ट्रीटमेंट देगा। क्या क्या देगा, अभी क्या देगा कि ऐसा एक क्वेश्चन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और स्टेटमेंट वो रहेगा ऐसे, 1 में ये रहेगा, 2 में ये रहेगा, और 3 में ये रहेगा, और 4 में ये रहेगा। ठीक है, अब जो वो रहेंगे, जो ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में क्या रहेगा, 1 and 2 आर ट्रू, ये पहला ऑप्शन ए। बी में क्या रहेगा,
2 and 3 are true, all are true। डी में क्या होगा, नन आर ट्रू, नन ऑफ द अबव, है ना। तो कुछ भी ट्रू नहीं है ऐसे करके, तो क्या होगा, लोग कहाँ पे फंसेंगे, लोग फंसेंगे यहाँ पे बायो रेमेडिएशन, क्योंकि उनको बायो रेमेडिएशन का मतलब नहीं पता होगा, या फिर वेस्ट ट्रीटमेंट में फंसेंगे कि वेस्ट ट्रीटमेंट में आखिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो सकता है। और ये हम जानते हैं, हम इसी पर हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे वेस्ट ट्रीटमेंट में कैसा इसका बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ना। प्रोसेस फूड में कैसे यूज़ हो सकता है, लोग इस बात में कन्फ्यूज हो जाएंगे और कन्फ्यूज में आके इधर टिक कर देंगे। आंसर होगा ये ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब के सब इसमें से पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन लोग यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे। तो इस बात को यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे जो दी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, इस एनर्जी प्रोडक्शन, इस देखिए एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी कौन सोच सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वो ऐसे ही, तो देखिए एनसीईआरटी में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चन को ही वो हार्ड बनाता है, मतलब कंफ्यूज कर देता है लोगों को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पॉइंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, प्रोसेस्ड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स सब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये तो बात तो बहुत ईजी है कि जो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, वो क्या क्या है, हम इस बात को देख रहे हैं। जो सबसे 3 क्रिटिकल रिसर्च, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में अगर रिसर्च करते हैं तो कहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो पहला तो यहाँ पे एक मिनट, पहला तो बेस्ट कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। एक ऑर्गेनिज्म को या फिर एक प्योर एंजाइम को बेस्ट कैटलिस्ट बनाने के लिए, बेस्ट कैटलिस्ट मतलब जो भी रिएक्शन हम चाहते हैं वो फटाफट हो, अब चाहे वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एंजाइम से हो, पर रिएक्शन फटाफट हो। तो हम क्यों करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे है, बेस्ट कैटलिस्ट बनाने के लिए है। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब कैटलिस्ट कब एक्ट करेगा, कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट एक एंजाइम है, मतलब एंजाइम ही तो कैटलिस्ट है। तो कब एक्ट करेगा, वो एक क्रिटिकल कंडीशन पे ही एक्ट करता है, जब उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जब ऑप्टिमम पीएच लेवल होगा, है ना, ये सब जब मेंटेन होगा तभी वो एंजाइम एक्ट करेगा। तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा हमको इंजीनियरिंग के थ्रू। तो पहला तो बेस्ट कैटलिस्ट बना लिया ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म और यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, एंड देन क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, तभी तो वो कैटलिस्ट एक्ट करेगा। और तीसरा है आखिरी प्रोसेस विच वी कॉल डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है अब उसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा उस प्रोटीन का और ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 हमारे मेजर स्टेप है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के। क्या, एक कैटलिस्ट बनाना, उसके बाद ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना, कैटलिस्ट बनाना, ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करना, और उसके बाद डाउन प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी हैव सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च एरिया के, मतलब इन्हीं 3 पे फोकस किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। नोट कर लीजिए एक वर्ड में नोट करेंगे। अगर नोट करना अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आगे जाके सिखाऊंगा, ठीक है। एक वीडियो बना देंगे इसके लिए, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, नोट मेकिंग वीडियो ऑन नोट मेकिंग। लिख लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा बाद में। वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ऑन नोट मेकिंग। अच्छा, जो भी नोट मेकिंग मेरे नोट्स शायद देखा होगा तो हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे अपने नोट्स पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप मेरे नोट्स देख सकते हैं कि कैसे नोट्स बनाया हुआ हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसे ह्यूमन बींग्स ने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए एट द स्पेशली इन द फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ, कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का मेन यूज़ कहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी का फूड प्रोडक्शन में है और हेल्थ में है। हाँ, यहीं पे तो हम बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, हेल्थ वाला सेक्टर हो गया। उसका फूड प्रोडक्शन जय रत्ना सोना, ये सब कहाँ देखते हैं, फूड प्रोडक्शन में तो देखते हैं, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो आइए देखते हैं इसको, पेन बदल के, है ना, पेन ब्लैक ले लेते हैं। let us take a look at the three options that can be thought for increasing food production। फूड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें, 3 चीज़ें हम कर सकते थे पहले के समय में। देखिए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना, फूड, वहाँ पे खेत है ये हमारा, हमको यहाँ पे फसल उगानी है, फसल, तो क्या कर सकते हैं, फसल को क्या चाहिए, फसल कैसे बन रहा है, फसल ये जो मिट्टी है यहाँ पे, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी को के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके वो ग्रो अप करते हैं विद वाटर, सनलाइट, है ना, ये सब को यूज़ करके वो जो है ग्रो करते हैं, है ना, यहाँ से जो पानी आता है ये सब को यूज़ करके ये लोग ग्रो करते हैं, वाटर से, सनलाइट यूज़ करके, वाटर यूज़ करके, और यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब यूज़ करके कम पड़ता है तो जो माइक्रोब्स है वो भी आ जाते हैं, है ना, तो ये सब यूज़ करके प्लांट ग्रो करते हैं। तो अब वो हमको और चाहिए ना, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स तो एक लिमिटेड अमाउंट में ना, एक टाइम पर तो खत्म हो जाएगा, अब वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा, क्योंकि हर साल आप प्रोडक्शन कर रहे थे, पिछले 100 साल से ज़्यादा ही कर रहे थे, 100 साल से ज़्यादा से, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है तो बहुत पुराना है। तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स कम होने लग गए खेत में, और हमको चाहिए था ज़्यादा पैदावार, बहुत पैदावार। तो क्या करें, तो साइंटिस्ट लोग आए, उन लोग अपना पेस्टिसाइड्स बनाए, ताकि जो वो लोग जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो जितना हो रहा है उतना तो होने दीजिए, कम से कम जो खा जा रहा है उसको तो रोके जाए। तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाए, ताकि वो बढ़ाता तो नहीं है प्रोडक्शन, लेकिन जो मतलब जो खराब हो रहा था उसको बचा देता है ना। इसके बाद फर्टिलाइजर्स बनाए, फिर दुनिया भर का जो केमिकल जो आता है, जो जिससे प्रोडक्शन ग्रो होने लगता है एकदम से खतरनाक, वो सब बनाया और वो सब डाला यहाँ पे आर्टिफिशियली। तो क्या हुआ, जो हमारा जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एक तरीका बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग, एक ग्रीन रिवोल्यूशन वाला पार्ट भी आता है, खैर वो सब पॉइंट पर भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्निक, जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये सब। फिर आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, जिसमें हम जैसे कि ऑर्गेनिकली काम करते हैं, जैसे कि गाय का जो गोबर है उससे खाद बना लिया, ऑर्गेनिक खाद, है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब यूज़ करने लगते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स है, जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स है, उसको यूज़ करने लगते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे आते हैं ना, जैसे सांप को मारने के लिए नेवला डाल दिया, ऐसे टाइप कुछ करते हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कैसे हो जाता है। उसका जो थर्ड पॉइंट आता है, जिसपे अपने को फोकस है, ठीक है, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप मतलब जिसका हमने जीन आर्टिफिशियली चेंज किया है, समझ रहे हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, ताकि वो कम से कम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करे और दवा के प्रोडक्शन दे सके। दवा के पोस्ट जो हमारा जो एग्रीकल्चर के बाद में जो हमारा प्रोडक्शन आता है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि जिससे हमारा जो नीड है वो पूरा हो। तो ये है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, समझे। तो हमको ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द, देखिए याद रखिएगा इस बात को, क्या, ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ, याद रखिएगा सब बात, है ना। तो पहला बात, जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो हमारा जो फूड सप्लाई था उसको ट्रिपल कर दिया था, ग्रीन रिवोल्यूशन। पर ये भी नॉट इनफ, ये भी काफ़ी नहीं था टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ रहा था। तो इंक्रीज यील्ड हैव partially been due to the use of improved crop variety को थोड़ा इम्प्रूव किया गया जेनेटिकली, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके, है ना। ये हमने एक बात देखा कि मान लीजिए ये एक पौधा था, ठीक है, मान लीजिए धान का पौधा, ठीक है, धान का बाली लगता है, देखें ऐसे रहता है, इसमें धान ऐसे उगा रहता है ना, ऐसा धान उगा रहता है। तो मान लीजिए ये धान का बाली था, ये ऐसा होता था, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, जेनेटिकली हमने इसको लैब में गया, इसका जीन को मॉडिफाई कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये धान का जो पौधा था ऐसे, वो क्या करता था, वो ऐसे बीज तो निकालता था, ऐसे 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 ऐसे, अब सब में ऐसे धान का बाली लगा रहता था। तो क्या हुआ, उतना ही जमीन, उतने ही पौधे, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो धान का जो प्रोडक्शन था वो क्या था, वो बहुत बढ़ चुका था। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि हमने उसके जीन्स चेंज कर दिए। उसके जीन्स में इंफॉर्मेशन था कि एक धान में 2 ही बारी लगने चाहिए धान के, है ना, 2 बारी जिसमें धान उगेगा, पर हमने उसका जो जीन को चेंज करके क्या किया कि एक धान के पौधे में 50 बारी लगेगा, है ना। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा है ना। तो ऐसा करने से जो क्रॉप बना उसको हमने इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी बोला, क्योंकि वो अच्छा यील्ड दे रहे थे, इंक्रीज यील्ड, है ना। क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमारा जो फूड सप्लाई ट्रिपल हुआ था वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं था, ठीक है। तो हमने इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी किया, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हाँ, तो ये बात था, ठीक है। हमने सब यूज़ किया और ये सब मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल बेस्ड ये भी सब भी यूज़ किया। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। ये बात भी है, फर्टिलाइजर्स कितने महंगे आते हैं, है ना। जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है ना, जो फर्टिलाइजर्स है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, ये सब भी इजी नहीं है, ये सब भी सस्ते नहीं मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। दे आर हाईली एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीजेज इन यील्ड विद एक्सिस्टिंग वैराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग के साथ भी सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, नॉर्मल ब्रीडिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि उगाते हैं जो भी फसल हम उगाए, फसल उगाने के बाद उसको काट लेते हैं, उसके बाद जो बीज बचता है उसी से अगर बीज बो देते हैं, नॉर्मल ब्रीडिंग टेक्निक्स, है ना। तो ये काम अब नहीं आना चाहिए, आ रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, पर हमारे लिए काफ़ी नहीं था उतना प्रोडक्शन, हमको ज़्यादा चाहिए, वी वांट मोर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, प्रॉब्लम यहाँ पे था। तो तब हमारा आया हेल्प में, हमारा हेल्प किसने किया, हमारा हेल्प किया बायोटेक्नोलॉजी ने, ठीक है। किसने हमारी जिम्मेदारी संभाला, बायोटेक्नोलॉजी ने। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल्ड, देखिए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक याद रखिएगा, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक था वो डिमांड के कारण और जो सफिशिएंटली जो मतलब हमारा जितना नीड था वो जैसा प्रोवाइड करने में वो सफिशिएंट नहीं था, वो इफिशिएंट नहीं था उतना प्रोवाइड करने में, है ना। तो अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो अब हमको थोड़ा बढ़ाना था प्रोडक्शन को, तो कैसे बढ़ाएं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड थोड़ा ब्रीडिंग टेक्निक को थोड़ा चेंज किया जाए, थोड़ा चेंज करता है साइंटिस्ट ने सोचा। तो यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी आया क्रॉप को इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसका नाम था टिश्यू कल्चर। क्या नाम था, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, अब टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, तो इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट होल प्लांट कुड बी रिजेनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वाला पार्ट में अलग से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्या एक पूरा का पूरा प्लांट एक छोटे से पार्ट से रिजेनरेट हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है, यस। एक छोटा का छोटा एक प्लांट जो है एक सेल से, छोटे से सेल से पूरा का पूरा ग्रो कर सकता है, उसमें ये बात है, उसमें रिजेनरेशन की पावर होती है। फ्रॉम एक्स प्लांट, उसको हम उस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट, ठीक है, एक्स प्लांट दैट इज एनी पार्ट। एक्स प्लांट क्या है, व्हाट इज एक्स प्लांट, दैट इज एनी पार्ट। इसको थोड़ा हाईलाइट होगा क्या, नहीं हो रहा, दैट इज व्हाट इज दैट इज एक्स प्लांट दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट and grown in test tube under sterile conditions in special nutrient media. This capacity to generate a whole plant from any cell explant is called totipotency. ठीक है, समझ आ रहा है हमने क्या किया, हमने एक प्लांट था, ऐसे प्लांट था, हमने इसका एक सेल लिया, ठीक है, एक सेल लिया, इसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मीडिया डाल के इस सेल को ग्रो कराया और ये बन गया एक्स प्लांट। और यहाँ से हम पूरा का पूरा प्लांट को डेवलप कर लेंगे और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। देखिए, इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड, होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड, पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट हो सकता है फ्रॉम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट रीजनरेट हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। एक्स प्लांट क्या है, दैट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट, कोई भी पार्ट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, कोई भी प्लांट का पार्ट
को अलग किया गया और टेस्ट ट्यूब में ग्रोन किया गया एक लैब के अंदर अंडर स्टेराइल कंडीशंस, ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई माइक्रो वहाँ पे ना आए। इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया जो कि उसको खाना पानी प्रोवाइड करे, है ना। तो अब देखिए, अभी मिट्टी में तो है नहीं जो हम पानी और थोड़ा सा न्यूट्रिशन मीडिया दे देंगे, हमको एक स्पेशल तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए रहेगा, क्योंकि ना मिट्टी है ना सनलाइट है, ठीक है। तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर स्टेराइल कंडीशन द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। दिस कैपेसिटी, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो एक्स प्लांट है जो कि लेबोरेटरी के अंदर ग्रो कर रहा है, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? द जनरेशन ऑफ द होल प्लांट और रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट फ्रॉम अ एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। व्हाट इज एक्स प्लांट? एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। Any part of a plant taken out and grown in a test tube that we call explant. You will learn how to accomplish this in higher classes. अभी आगे पढ़ेंगे. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source. Important point, ठीक है. क्वेश्चन पॉइंट है. क्या क्वेश्चन पॉइंट में हमारे must provide, जो न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड आल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा, ठीक है. 2 बार अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको, ठीक है. क्या क्या दे रहा है? प्रोवाइड, जो हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया बोले ना स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, तो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या क्या होगा? पहले जो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया जो कार्बन सोर्स प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि क्योंकि कार्बन से ही तो सेल्स आगे डिवाइड होते हैं, तो कार्बन सोर्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एज अ प्रोटीन, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन एज अ हार्मोन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये और भी बहुत सारे हैं. तो ये सब प्रोवाइड होने चाहिए हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में. किसमें हम होने चाहिए? हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में, हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है. बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज़ पॉसिबल टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इस तरीके से हम बहुत सारे प्लांट्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर कर सकते हैं. दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है. वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, टॉप जो बात है, जो पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा. एक्स प्लांट को यूज़ करके हम बहुत सारे नंबर में जो प्लांट उगा लेते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन. क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन. Why we call it micro propagation? We call it macro propagation because we used micro thing like small parts of plant है ना. एक्स प्लांट हमने छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट ग्रो किया, इसीलिए इसको हमने बोला माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है. ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल to the original plant from which they were grown, that is they are soma clones. समझ रहे हैं क्या है? each of these plants will be genetically identical to original plant from which they are grown. ध्यान से सुनिए इस बात को. यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है? each of these plants will be genetically identical to original plant from which they are grown. वो जहाँ से हमने इनको अलग किया गया था वो उसका जो जेनेटिकली मेकअप है वो सेम टू सेम है. क्यों सेम टू सेम है? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया ना. कोई भी सेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ. हमने जनरली छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर लिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया देके एक लैब के अंदर. तो ये क्या हो गया? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. तो उसका जो जेनेटिकली मेकअप तो सेम होगा ही ना, क्योंकि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है. कहीं पर भी सेक्स का वो जो क्रॉस लिंकिंग होता है वो तो हुआ ही नहीं है ना. तो दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स. इसीलिए हमको इनको जो आपस में जो एक छोटे से एक्स प्लांट से जो बहुत सारे प्लांट बने, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है. ठीक है.
ईच ऑफ दिस प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो भी माइक्रो प्रोपोगेशन से जो भी प्लांट आए हुए हैं, क्या वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं? हाँ, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जहाँ से वो जो उसका जो ओरिजिनल प्लांट है, जो उनका ओरिजिनल प्लांट है, वहाँ से उनका जो जेनेटिकल मेकअप है वो पूरा का पूरा सेम है। एंड दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स। हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको सोमा क्लोन्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट plants like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercial scale using this method। कमर्शियल स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए हम सब यूज करते हैं क्या? सोमा क्लोन्स टेक्निक का माइक्रो प्रोपोगेशन में। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विथ योर टीचर टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Another important applications of the method is to recovery of healthy plants from diseased plant। क्या बोल रहा है? इस चीज का एप्लीकेशन और क्या है? टू रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट फ्रॉम द डिसीज्ड प्लांट इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक प्लांट है जिसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो आगे ग्रो करने में सक्षम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसका छोटा सा पार्ट निकाल दे सकते हैं, लेबोरेटरी में गए, टेस्ट ट्यूब में डाले, न्यूट्रिएंट डाले, वो ग्रो किया, उसको डिवाइड करके और बहुत सारे प्लांट बना लिए, है कि नहीं? तो ये एक तरीका है जिससे हम डिसीज प्लांट से एक हेल्थी प्लांट बना सकते हैं। इवन इफ अब देखिए, ध्यान से सुनिए, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, वो इन्फेक्टेड है, वो वायरस से इन्फेक्टेड है, द मेरिस्टेम एपिकल एंड एक्सिलरी, द एपिकल इज फ्री ऑफ वायरस। जो मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेम मतलब जो रेगुलर ग्रो करता रहता है पार्ट, है ना, जो उसके टीप में होता है, जो प्लांट जो होता है उसके टीप वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं या एक्सिलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि हमेशा रीजनरेट होता रहता है, नया नया सेल बनता रहता है, वो हमेशा फ्री ऑफ वायरस होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है? क्या बोल रहा है? द एपिकल मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस। क्या? जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये क्या होता है? ये वायरस से फ्री होता है। तो हम इसको एपिकल मेरिस्टेम को यूज कर सकते हैं एक्स प्लांट। वो बोला ना कि प्लांट के किसी भी पार्ट को अलग कर लीजिए, तो कौन सा प्लांट को अलग करें? अब मान लीजिए बोला ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे। अब इसको वायरस से इन्फेक्टेड है, ये ऐसे इन्फेक्टेड है। अब बोला इसको ग्रो करके दिखाओ, तो कहाँ पे ग्रो करोगे? तो इसका कौन सा पार्ट अलग करोगे? हमको पता है कि टिश्यू कल्चर जो भी हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक है, इसमें हम एक्स प्लांट को अलग कर लेते हैं, ठीक है? जो छोटा सा पार्ट है, एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच कुड बी रीजनरेट इन द लेबोरेटरी इन स्पेशल विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडिया, जो कि ऐसा करेगा, हम इसको अलग कर लेंगे एक्स प्लांट को। पर कौन सा पार्ट अलग करोगे? पत्ता वाला पार्ट, ब्रांच, कौन सा पार्ट अलग करोगे? तो हमको कि ये इन्फेक्टेड है वायरस से, तो हम इसका जो मेरिस्टेम वाला पार्ट है, जो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, हम उस पार्ट को अलग करेंगे, क्योंकि वो हमेशा नया रीजनरेट होता है और वो है फ्री ऑफ वायरस, वो वायरस से फ्री है, ठीक है? तो हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन वाइट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। ऐसे करने से क्या होगा? हम वायरस फ्री प्लांट जनरेट कर पाएंगे। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो एक्सेट्रा, ठीक है? तो मेरिस्टेम वाला पार्ट ध्यान रखिए, विच पार्ट ऑफ मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस? एपिकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस। इस बात को ध्यान रखें, ये एक क्वेश्चन वाला पॉइंट है, ठीक है? जितना बात ध्यान रखेंगे, अब आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल्स have been able to isolate naked protoplast. What is protoplast? Surrounded by plasma membrane, ठीक है? क्या? सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? सेल से सेल वॉल अलग कर दीजिए, बाकी जितना चीज बचा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? तो प्रोटोप्लास्ट, naked protoplast surrounded by plasma membrane, isolated protoplast from two different varieties of plant, each having desirable character, can be fused to get hybrid protoplast। क्या किया? दो सेल लिया, दोनों का जो सेल वॉल था, सेल वॉल डाइजेस्टेड। इसके बाद जो हमारा जो सेल आया छोटा छोटा, क्योंकि वॉल डाइजेस्टेड हो गए थे, इन दोनों को फ्यूज कर दिया और फ्यूज करके बना दिया एक सेल, ठीक है? इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, समझ आया क्या किया?
दो सेल लिया, दोनों का सेल वॉल डाइजेस्ट कर दिया, क्या बचा, दोनों सेल का सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बना, बचा, दोनों को फ्यूज कर दिया और बन गया हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से वो नया प्लांट बना दिया, क्या किया, न्यू प्लांट डेवलप कर लिया, न्यू प्लांट डेवलप किया। दिस हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड्स। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम सोमेटिक हाइब्रिड्स। व्हाइल द प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या से है, सोमेटिक का मतलब यहाँ से है कि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला बात नहीं हो रहा है, कोई भी जीन विन वाला बात नहीं कर रहा है, ये सब जो है ये सब एसेक्सुअली पार्ट है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि क्या किया, दोनों के दोनों सेल्स को लिया, दोनों को फ्यूज कर लिया, फ्यूज कर लिया, तो फ्यूज करने के बाद बन गया ये एक बड़ा एक सेल, और इस सेल को ग्रो करके वो नया प्लांट बना लिया। ठीक है, तो नया प्लांट में क्या था, दोनों के बाद थे, दोनों का बाद था, तो इसको हम बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। प्रोसेस का क्या नाम है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो हमारा जो बना है यहाँ पे, जो प्लांट मतलब जो फ्यूज करने से जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड। ठीक है, जैसे प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने से क्या बना, सोमेटिक हाइब्रिड। प्रोसेस क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद द पोटैटो। क्या किया, जो एक सेल था टोमेटो का, एक सेल था पोटैटो का, दोनों के सेलों को डाइजेस्ट किया और फ्यूज कर दिया, फ्यूज कर दिया। एंड देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल दिस हैज बीन अचीव्ड, अभी अचीव भी हो चुका है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमेटो। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पोमेटो। पोमेटो मतलब एक तरफ पोटैटो और एक तरफ टोमेटो। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कमर्शियल यूटिलाइजेशन। पर इसके कमर्शियल यूटिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या किया, पोटैटो का जो प्रोटोप्लास्ट था उसको लिया, टोमेटो का जो प्रोटोप्लास्ट था उसको लिया, दोनों को फ्यूज कर दिया और उससे बना पोमेटो। मतलब एक ही पेड़ में पोटैटो भी उग रहा था, टोमेटो भी उग रहा था। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि जिसको हम कमर्शियली यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर पाए। ठीक है, समझ में आया ये बात, ठीक है। अब क्या है, टाइम देखते हैं पहले कितना टाइम हो गया, 32 मिनट हो गया है ना, सिर्फ 32 मिनट ही हुआ है, अभी आधा घंटा हुआ है। और बात क्या है कि रात बहुत हो चुका है यार, ठीक है, थोड़ा रात हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे अभी एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से मतलब यहाँ से वाला जो पार्ट है इससे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी करके आया हुआ हूँ हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और इसलिए मेरा अब थोड़ा सर भी पेन हो रहा है, मेरा हेडेक टाइप का हो रहा है। तो अब हेल्थ कंडीशन के नाम से इस चैप्टर को इस पॉइंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे। आज रात बहुत हो चुका है इसलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको आगे आप लोग को मतलब आज अभी एंड खत्म करने के लिए आप लोगों से बहुत सॉरी माफ़ी मांगता हूँ। अगली वीडियो पे बिल्कुल ये ऐसा नहीं करेंगे और पूरे का पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे और इसको अंडरलाइन करके फिर से पढ़ाई करेंगे और नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मेरे नोट्स, और मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ नोट्स मेकिंग के ऊपर कि हम कैसे प्रॉपरली इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत पूरा कचरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो पॉइंट लिखेंगे जिससे हमारे एग्जाम में मार्क्स आएंगे, टेस्ट में मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हम उस नोट मेकिंग को यूज़ करेंगे, उस नोट्स मेकिंग के तरीके को, स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे और नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अभी वहाँ से देख के नोट्स बना सकते हैं, एक एक वर्ड को लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए एक वाइट पेज पे, और उससे बहुत हेल्प होगा। और अंडरलाइन करके आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो अंडरलाइन करके पढ़ते चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अभी अपना ध्यान रखिए, रात बहुत हो चुका है, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और अभी वीडियो एंड करने के लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, क्या करूँ यार, बहुत तबीयत थोड़ा थक लग रहा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा जाना पड़ रहा है, वैसे मन नहीं है लेकिन जाना पड़ रहा है, क्योंकि शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है, कल फिर से ड्यूटी देना है सुबह से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और आज के लिए सॉरी गाइस, माफ़ कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।